हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के टारगेट यूपीएससी करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम पॉलिटी के दूसरे पार्ट पर बात करने वाले हैं, यानी कि संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम पर। एक पहला पार्ट आ चुका था, आज दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में हमने देखा था इस सीरीज के अंतर्गत कि जो भी पिछले साल मानसून सत्र में कानून बने थे उन पर चर्चा हुई थी। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जितने भी शीतकालीन सत्र में कानून बने थे उन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे और एक नज़र में देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को या नई चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2023 में। अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2023 किस लिए आया? यह इसलिए आया कि कानूनी प्रक्रियाओं में या अदालत परिसर में जो दलाल मौजूद रहते हैं उन्हें सारी चीजों से, अदालत की प्रक्रिया से दूर रखा जाए। और वो जो प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? वो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहते लेकिन न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, उन्हें दूर रखने की बात कही गई है। तो यह पूरा का पूरा जो मामला है वह अदालतों को बाहर, अदालतों में दलालों को बाहर रखने के लिए, अदालतों से। अब यहाँ पे देखिए एक कानून भी है, कानूनी व्यवसायी अधिनियम 1879। इसे साफ साफ तरीके से देखा जाए तो निरस्त कर दिया गया है और मुख्य उद्देश्य यही था इस कानून के आने का। जो अनावश्यक कानून है उन्हें निरस्त कर दिया जाए, जिनकी जरूरत नहीं है, जो प्रासंगिक नहीं है, और जिन कानूनों की अब आवश्यकता है, जैसे कि दलालों को कोर्ट परिसर से दूर रखा जाए, उनका प्रभाव ना आए, इसकी आवश्यकता थी। तो इस आवश्यकता के आधार पर यह कानून में और प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसमें एक 45A है जिसके माध्यम से यह जोड़ा गया है कि अगर यह इसी प्रकार से कार्यों में लिप्त रहते हैं, इनकी सूची जारी होने के बाद भी, क्योंकि इस कानून में यह भी बताया है कि जो अदालत है, अदालत में का मतलब उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट या राजस्व अधिकारी, जो कि जिला कलेक्टर के पद से नीचे का नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात कही, ये लोग सूची प्रकाशित कर सकते हैं। सूची किसकी? जो दलाल है। उसके बाद भी अगर ये नहीं मानते हैं तो यहाँ पर यह भी प्रावधान है कि 3 महीने की कैद या 500 रुपए तक का जुर्माना भी इन्हें देना हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए दलाल किस प्रकार से प्रभावित कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे कि अदालत में काम है या उसे न्याय चाहिए, अब उसे कानूनी प्रक्रियाओं का सहारा लेना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति है जो कहता है वो कानूनी जो सहायता है वह देगा, बदले में वह पैसे लेगा। अब यह कोई लीगल प्रैक्टिशनर्स नहीं है, यानी कोई वकील नहीं है ये, लेकिन फिर भी यह कानूनी सहायता देने के लिए कुछ पैसे लेता है और उसके बाद एक बिचौलिए के रूप में काम करता है, यानी कि एक तरफ वकील, दूसरी तरफ ये क्लाइंट और बीच में यह बिचौलिया। तो यह जो बिचौलिया है, जो पैसे कमा रहा है और कानूनी प्रक्रिया में बाधा पहुंचा रहा है, इसे दूर करने का पूरा इसमें प्रयास किया गया है। अगर अदालत परिसर में मुख्य रूप से कहां देखने को मिलेंगे ऐसे लोग, कानूनी सहायता की किसी को जरूरत है, या कहां पता चलेगा? या तो पुलिस स्टेशन के आसपास, या तो अदालतों के आसपास, या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। वहीं पे ये लोगों को से मिलते हैं, उनसे मिलने का प्रयास करते हैं और उसके माध्यम से सर्विस देने की बात कहते हैं। तो ऐसे लोगों की जांच करने का भी आदेश कोर्ट दे सकता है। अब उसके बाद जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, यह संबंधित है आरक्षण से। 2004 का एक कानून था, 2004 का जो कानून था वह था जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004। लेकिन अब जो आया है यह देखिए कानून है जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम है। 2004 में जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था, लेकिन आज की डेट में जम्मू कश्मीर 2019 के बाद से एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो कानून में बदलाव की आवश्यकता थी ही, और कुछ उस तरह के बदलावों में कुछ जो प्रावधान किए गए उसको देख लेते हैं। धारा 2 में संशोधन हुआ है। अब धारा 2 के संशोधन के आधार पर देखें तो पहले का मामला यह था कि SC, ST तथा अन्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान होता था। अब यहाँ पे देखिए जो बात कही है, जो कमजोर और वंचित वर्ग का इस्तेमाल के रूप में सामाजिक जाति जो थी उसके लिए अब क्या कर दिया है? अन्य पिछड़ा वर्ग। तो अब इन्हें किस में जाना जाएगा? कमजोर और वंचित वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में, OBC के रूप में। तो यह इस कानून के माध्यम से सुनिश्चित हुआ है। तो अब इसके अलावा बात की जाए अगले कानून की, तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। इस पुनर्गठन अधिनियम में भी मुख्य बात यही है कि जब कानून अभी नया आना इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था,
तो यह पुनर्गठन अधिनियम लाना जरूरी था सीटों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, राज्य को जम्मू और कश्मीर विधान मंडल के साथ और लद्दाख विधान मंडल के बिना, क्योंकि लद्दाख अब अलग हो चुका है, केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने की सुविधा प्रदान करता है। यह जो नया कानून आया है। अब इसमें देखिए बात यह है कि जो अधिनियम 2019 ने शुरुआत में जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की थी? 83। अब ये 83 सीटें नहीं रह गई हैं, इनकी संख्या बढ़ गई है। तो सीटें किस प्रकार से बढ़ी हैं? कुल सीटों की संख्या 124 हो गई है, लेकिन 83 जो थी 83 से बढ़ के हुई है 90। अब गणित क्या है ये समझिए, 83 में 7 बढ़ गई तो 90 हो गई जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन 2019 के कानून में 83 तय थी। तो ये 114 कैसे हो रही हैं? जो 24 सीटें हैं, 24 सीटें वो सीटें हैं जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके अंतर्गत 24 सीटें आती हैं, तो उस पे चुनाव नहीं होता है, तो बचती हैं। उसके बाद 24 सीटों को अगर हम हटा दें 114 में से तो बचेंगी 90 सीटें। तो वही 83 से 7 सीटें बढ़ी हैं, पहले भी थी। पहले कितनी थी? तो 83 प्लस 24 थी और इस पर चुनाव होते थे। और अब कितनी हो गई हैं? अब हो गई हैं 90 प्लस 24। बढ़ी कहां पे है? 24 वाली तो सेम है, लेकिन यहां पे 83 से 7 हुई हैं, बढ़ के 90 हुई हैं। तो यहां पे देखिए 24 पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर है, उसके बाद कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटों का आरक्षण हुआ है, लेकिन किस तरह से हुआ है कि एक महिला के लिए रहेगा और एक पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों के लिए रहेगा। जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां से जो विस्थापित आए हैं उनके लिए रहेगा। तो ये 2 सीटों का आरक्षण हुआ है अभी। और अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें हैं। तो सीटों के आरक्षण से जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, इसका अंदाजा आपको होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बातें और भी जानना जरूरी है कि प्रवासियों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो 1 नवंबर 1989 के बाद कश्मीर घाटी या जम्मू कश्मीर राज्य के किसी अन्य हिस्से में चले गए और राहत आयुक्त के साथ पंजीकृत हैं। मतलब सिर्फ ना कहीं जाना है बल्कि राहत आयुक्त के साथ पंजीकृत होना है, उसी आधार पर वहां पर आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए की गई है। चलिए अब उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि अधिनियम 2023। यहां पर बात यह थी, विवाद था कुछ समय से कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस प्रकार से हो। पिछले साल हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया था जिसमें नियुक्ति की प्रक्रिया भी उनके माध्यम से सुझाई गई थी, लेकिन चूंकि अब कानून आ चुका है तो कानून के माध्यम से यह स्पष्ट हो चुका है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। तो इस पूरे मामले में सबसे पहली बात यह कि कहां से फैसला या यह पूरा अधिनियम कहां से शुरू होता है? अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देश के अनुपालन में नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया था। उसके बाद यह अधिनियम जो आया, वह अधिनियम जो था किसका स्थान लेता है? यह महत्वपूर्ण है कि यह अधिनियम जो है चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का लेन देन अधिनियम 1991 का स्थान लेता है। तो नया यह कानून जो है, कानून का नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि अधिनियम। यह किसका स्थान ले रहा है? यह स्थान ले रहा है चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का लेन देन अधिनियम 1991। वर्ष भी याद रखिएगा, इसकी जगह ले रहा है। अब इसकी विशेषताएं देखें तो देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है राष्ट्रपति एक चयन समिति के माध्यम से करता है और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ठीक है, किसके माध्यम से? जो चयन समिति है। अब चयन समिति को देख लीजिए, चयन समिति में होंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। अब यहां पे देखिए जो बात आ रही है वो ये आ रही है, कुछ लोग जो आलोचक हैं वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से भी न्यायाधीश का यहाँ पे होना जरूरी था, यानी कि न्यायपालिका से भी कोई एक व्यक्ति यहाँ पर अगर होता तो बेहतर रहता। लेकिन अभी की स्थिति में है प्रधानमंत्री हैं जो अध्यक्ष के रूप में रहेंगे, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, उसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक अगर प्रधानमंत्री द्वारा जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं और एक अध्यक्ष हैं, तो अगर बहुमत के आधार पर फैसला होता है तो उस आधार पर तो 2 सदस्य तो यहाँ पे यही हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो वो चाहेंगे उस हिसाब से होगा, ऐसा आलोचकों का कहना है। अब अगर पद रिक्त कोई इनमें से रहता है तो चयन समिति की सिफारिशें मान्य रहती हैं। मतलब मान लीजिए कि इस चयन समिति में भी अगर कोई पद रिक्त है और उसके बाद इस समिति ने कोई सिफारिश की है
तो भी वह बात मानी जाएगी। अब यहाँ पे कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में खोज समिति की बात आती है। देखिए खोज समिति क्या करती है, खोज समिति कुछ नामों के लिए अपनी तरफ से नाम आगे भेजती है, प्रस्तावित करती है चयन समिति के पास में। खोज समिति अपने नाम कहाँ जो सेलेक्ट करेगी, भेजेगी चयन समिति के पास, और चयन समिति उसको फिर आगे चल के फाइनल करेगी। अब यहाँ पे देखिए पात्रता मानदंड में केंद्र सरकार के सचिव के समकक्ष पद धारण करना जरूरी है। किसके लिए बात कर रहे, चुनाव आयुक्त के लिए। तो चुनाव आयुक्त कोई तभी बन सकता है जो केंद्र सरकार के सचिव के समकक्ष पद धारण करना या रखना शामिल है, यह बात स्पष्ट है। तो सचिव के लेवल का होना चाहिए। और वेतन और शर्तों में बदलाव की बात करें तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और जो मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए वेतन और सेवा की शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होंगी। तो ये भी याद रखिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त दोनों के लिए जो वेतन है और सेवा की शर्तें हैं, दोनों की दोनों कैबिनेट सचिव के बराबर ही देखने को मिलेंगी। हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया की जो मुख्य बात है वो ये है कि इसे कैसे हटाया जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार से महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है, जैसे कि लोकसभा में 100 लोगों का प्रस्ताव चाहिए, 100 सदस्यों का, या तो 50 लोग राज्यसभा में 50 सदस्यों का प्रस्ताव चाहिए, उसके माध्यम से 2/3 बहुमत आवश्यक है, उपस्थित जो लोग हैं वहां पर बहुमत के लिए, उस हिसाब से फिर निर्णय लिया जाता है हटाने का। और कदाचार या अन्य जो 1-2 कारण है उसकी वजह से ही हटाया जाता है। लेकिन मुख्य बात क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जैसे उनको हटाने की प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए। अब यहां पे कंफ्यूजन ये नहीं आना चाहिए कि बाकी के चुनाव आयुक्त हैं उनको भी वैसे ही हटाया जाएगा, तो बाकी के चुनाव आयुक्तों को वैसे नहीं हटाया जाएगा। वहां पर क्या होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के आधार पर भी उन्हें हटाया जा सकता है सीधे सीधे। तो दोनों में हटाने की प्रक्रिया में ये अंतर मुख्य रूप से देखने को आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे कुछ सुरक्षा भी उनकी तय की गई है। सुरक्षा किस प्रकार की है कि कार्यकाल के दौरान उनकी जो भी कार्यवाहियां उन्होंने की हैं, उस कार्यवाहियों से संबंधित उन्हें कोई कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान हो सके, इस बात का इसमें ध्यान रखा गया है। और ऐसे किस प्रकार के मामलों में, जैसे मान लीजिए कि उन्हें अपनी जो भी जिम्मेदारियां निभानी है, जो उनके कर्तव्य निभाने हैं, उस कर्तव्य के निर्वहन में उन्हें बाधा ना आए, कोई कानूनी कार्यवाही की बाधा ना आए, इससे उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है। अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि अगर वो अपना कार्य करते हैं और संबंधित नागरिक या आपराधिक कार्यवाही से उन्हें बचाया जा सकता है अगर वो अपना आम काम कर रहे हैं, तो जो उनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के क्रम में। अब देखिए अगला वाला क्या है, दूरसंचार अधिनियम 2023। अब दूरसंचार अधिनियम 2023 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही चर्चा में रहा है। अब ये चर्चा में होने की वजह है कि उन्होंने बहुत सारे कानूनों को रद्द कर दिया है। अब रद्द क्यों कर दिया है, क्योंकि ये वो कानून है जो बहुत पुराने हैं, और आज जिस तरह से दुनिया बदल चुकी है, 21वीं शताब्दी में डिजिटल वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे डिजिटल वर्ल्ड में इस पुराने कानून का महत्व उतना नहीं रह गया है। बहुत सारी बातें इसमें शामिल नहीं है जिनकी अब जरूरत है शामिल करने की, जैसे कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, ये काफी पुराना है। भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933, ये भी भारत की आजादी के पहले का है। और टेलीग्राफ तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950, इसे भी रद्द किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई अधिनियम 1997 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। तो इतने सारे कानून रद्द हुए, एक में संशोधन देखने को मिलता है। अब विशिष्टताएं देखते हैं। सबसे पहले, दूरसंचार से संबंधित किसी भी गतिविधि के लिए सरकार से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। उसके अलावा पूर्व अनुमति के अलावा देखिए मुख्य बात यह है कि दूरसंचार नेटवर्क अगर स्थापित करना है, या तो रेडियो सेवाएं प्रदान करना है, या तो कोई और दूरसंचार से संबंधित प्रमुख कार्य करना है, उसके लिए सरकार से अनुमति चाहिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जो कंपनियां हैं उन्हें अब लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो लाइसेंस 5 साल तक के लिए वैध रहेगा, और 5 साल के बाद जो भी दूरसंचार से जुड़ी हुई कंपनी है 5 साल के बाद उन्हें रिन्यू कराना पड़ेगा। उसके अलावा स्पेक्ट्रम का आवंटन भी किया जाएगा। अगर कुछ विशेष कार्यों के लिए छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी कार्यों के लिए स्पेक्ट्रम का नीलामी के द्वारा ही आवंटन होगा। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के माध्यम से होगा, लेकिन विशेष कारणों से हो सकता है निर्दिष्ट उपयोगों के लिए उसकी नीलामी कहीं पे ना हो। इसके अलावा इंटरसेप्शन और सर्च की शक्तियां हैं, यानी कि मान लीजिए कि इंटरसेप्शन करना हो, मॉनिटर करना हो या सर्च करना हो सरकार को,
तो वह सरकार कर सकती है। लेकिन किस स्थिति में? वह स्थिति तब मानी जाएगी जब सरकार को यह दिखाई दे कि राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है, या तो उसके लिए जरूरी है देश की एकता एवं अखंडता के लिए, या तो जो सार्वजनिक व्यवस्था है या तो मैत्रीपूर्ण संबंध है उन्हें बनाए रखने के लिए यह कार्य उन्हें जांच करनी हो, तभी वह ऐसा कर सकते हैं। सरकार दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क या सेवाओं को अपने अधीन ले सकती है, अगर चाहे तो आवश्यकता पड़ने पर यह कार्य भी कर सकती है। अब यहां पे अगली बात आती है भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण किस लिए है? क्योंकि 3 आपराधिक कानून हैं, 3 क्रिमिनल कानून अभी जो आए हाल ही में, अभी कुछ समय बाद वो लागू होने वाले हैं। कब लागू होने वाले हैं अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके पहले जो कानून थे वो बहुत पुराने थे, उनमें बदलाव की आवश्यकता थी क्योंकि वो मांग की जरूरत बनी हुई थी लगातार। कुछ आवश्यकताएं थी जिन्हें जोड़ना था, कुछ आवश्यकताएं थी जिन्हें घटाना था क्रिमिनल लॉ के लिए। तो जो यह भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 है, यह किसकी जगह लेगा? भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह लेगा। अब देखिए इसमें जो नए अपराध शामिल किए गए हैं वो क्या है? विवाह का वादा के लिए क्लॉज 69 है, जिसमें यह कहा गया है कि धोखाधड़ी के तरीके जैसे कि रोजगार या पदोन्नति की बातें बताई जाएं, या तो झूठा वादा किया जाए, या तो प्रलोभन दिया जाए, या तो पहचान छिपाई जाए। ऐसी स्थिति में शादी का कोई वादा करता है इन स्थितियों के आधार पर, तो यह अपने आप में एक अपराध होगा। अब इसके लिए लंबी सजा 10 साल तक की सजा का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। मॉब लिंचिंग के लिए देखें तो यहां पर भी मॉब लिंचिंग और घृणा अपराध और हत्याओं से जुड़े आपराधिक जो है बातें हैं उसे संहिताबद्ध किया गया है, और नस्ल के आधार पर, जो है जाति के आधार पर, समुदाय या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर आजीवन कारावास से मौत तक की सजा अब मॉब लिंचिंग में दी जा सकती है। यह बात सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए। संगठित अपराध भी 2 तरीके से डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला वाला वो है जहां पर मामले मृत्यु से जुड़े हों, जैसे कि आजीवन कारावास से मृत्यु ना होने पर न्यूनतम 5 वर्ष से आजीवन कारावास। और मान लीजिए कि अगर मृत्यु से जुड़ा मामला नहीं है, छोटे अपराध हैं जैसे चोरी है, स्नैचिंग है, इसके अलावा धोखाधड़ी, टिकटों की बिक्री है, अनधिकृत बिक्री है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सजा थोड़ी छोटी होगी, लेकिन यह अपराध की श्रेणी में स्पष्ट कर दिया गया है। आतंकवाद की परिभाषा को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। आतंकवादी गतिविधियों को परिभाषित करने में भाषा UAPA से ली गई है। अब यहां पे एक सवाल आता है कि UAPA क्या है? इसका मतलब है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA। तो यहां पर आतंकवाद की जो परिभाषा ली गई है, और साथ में जो फिलीपींस का आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2020 है, वहां से भी परिभाषा को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है, और यह बताया गया है कि किस किस तरह से आतंकवाद को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, कि इस स्थिति में इस बात को आतंकवाद कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा। और इसमें साथ ही जो आतंकी वित्त पोषण से जुड़ा हुआ अपराध है उसे भी शामिल किया गया है। इसके अलावा आत्महत्या का जो एक प्रयास है उसे भी शामिल किया गया है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी अधिकारी को या सिविल सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन के लिए मजबूर करने या रोकने की दृष्टि में भी अपराध शामिल किया गया है। अब इसके अलावा जो अपराध हटाए गए हैं, ये आप सबको पता होगा, सेक्शन 377 ये हटाया गया है। ठीक है, ये हटाया गया है, लेकिन यहां पर एक विवाद जो आलोचकों के द्वारा कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है, मान लीजिए अगर किसी के साथ असहमति से इस प्रकार का यौन संबंध अप्राकृतिक बनता है, जो सेक्शन 377 के अंतर्गत पहले आता था, उसी प्रकार का अप्राकृतिक यौन संबंध अगर सहमति से बनता है तब तो ठीक है, लेकिन असहमति से अगर बनता है तो उसके लिए अब स्पष्ट कानून नहीं रहेगा, क्योंकि 377 हट गया है। उसके बाद व्यभिचार की बात करें, 2018 में इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई महिला या पुरुष शादीशुदा है और उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इसे भी व्यभिचार के रूप में अब असंवैधानिक, यानी कि अब इसे भी अपराध के रूप में नहीं माना गया है। अब ठग की बात करें, इसके लिए 310 आया है। जैसे कुछ जनजातियों के लिए एक पूर्वाग्रह बना हुआ था कि वह आपराधिक होती हैं, आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहती हैं, तो उस प्रकार की औपनिवेशिक मानसिकता को, चूंकि अंग्रेजों के जमाने कानून थे, कुछ जनजातियों के लिए मान लिया जाता था कि ये अपराधी ही हैं, तो उनको उसी श्रेणी में आज भी रखा गया था इस कानून में। तो इसी मानसिकता को, अंग्रेजों की मानसिकता को अब हटा दिया गया है।
तो ये हटाए गए अपराध है। लैंगिक तटस्थता को भी ध्यान में रखा गया है, जैसे कि सेक्शन 366A है। अब सेक्शन 366A में क्या बात कही गई है कि अवैध संभोग के लिए किसी लड़की की खरीद फरोख्त अपने आप में अपराध है। लेकिन यहां क्या लिखा था, किसी लड़की की खरीद फरोख्त। अब लड़की की खरीद फरोख्त में लड़की हटा दिया गया है, मतलब कि लड़का हो या लड़की, दोनों की खरीद फरोख्त यहां पर अपराध के रूप में शामिल हो गई है। उसके अलावा सेक्शन 361 क्या है, नाबालिगों के अपहरण से संबंधित अपराध के लिए अलग अलग आयु। तो पहले 16 और 18 ऐसे अलग अलग आयु थी, लेकिन अब इसे एक समान बना दिया गया है। उसके अलावा बात करें अगला, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023। अब ये देखिए किससे संबंधित है, जो 3 जो क्रिमिनल लॉ थे उनमें से दूसरा ये है, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023। ये किसकी जगह लेगा, ये सीआरपीसी की, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी। सीआरपीसी 1973 कब हुआ था, मतलब लागू कब हुआ था, यह हुआ था 1 अप्रैल 1974 को। अब देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा जो संहिता अधिनियम है, बहुत सारे प्रावधान तो पहले वाले वैसे के वैसे ले लिए गए हैं, कुछ परिवर्तन किया गया है, दोनों को समझते हुए चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे हिरासत की शर्तों को देखिए, जो विचाराधीन कैदी हैं, जो अभी विचाराधीन है, उनके नियमों में बदलाव आया है। आजीवन कारावास का मामला जहां पर बनता है, कई आरोपी उसका जो सामना कर रहे हैं, वहां पर गंभीर अपराधों के आरोपियों के लिए व्यक्तिगत जमानत पर रिहाई को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहले बॉन्ड पर रिहाई हो जाती थी ऐसे मामलों में, लेकिन अब बॉन्ड पर रिहाई नहीं होगी। यही बात सीधे सीधे बता दी गई कि अब यह प्रतिबंधित है। उसके बाद चिकित्सीय परीक्षण की बात की जाए तो चिकित्सा परीक्षण के दायरे को अब व्यापक बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कि किसी मामले में जांच करना है किसी की, तो अब उस जांच के लिए उसका चिकित्सकीय परीक्षण भी किया जा सकेगा। अब देखिए सीआरपीसी का मकसद समझेंगे तो आपको यह कानून और आसानी से समझ में आएगा। जैसे जो मामले पुलिस स्टेशन में जो मामले दर्ज होते हैं, वो अभी किससे हो रहे थे, आईपीसी से दर्ज हो रहे थे, लेकिन आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता द्वितीय आ गया है। तो आईपीसी के तहत मान लीजिए, पुराना ही एग्जांपल लें, तो आईपीसी के तहत मामले दर्ज होते थे और सीआरपीसी के तहत, अब सीआरपीसी क्या करता था, सीआरपीसी यह करता था कि उस मामले के तहत जो मामला दर्ज हुआ है आईपीसी के तहत, उसकी जांच का काम सीआरपीसी के माध्यम से होता था। तो यहां पे आप देखेंगे सारी बातें जांच से संबंधित हैं, चाहे वह उनको चूंकि रिहाई से प्रतिबंधित करने का प्रयास क्यों है, क्योंकि जांच को बेहतर बनाया जा सके। उसके अलावा चिकित्सा परीक्षण क्यों किया जाए, क्योंकि जांच को बेहतर बनाया जा सके। फोरेंसिक जांच की अनुमति भी बात कही गई है कि यानी कि कम से कम 7 साल की अगर कैद की सजा वाले अपराध के लिए जांच करना है तो फोरेंसिक जांच अनिवार्य रहेगी। मान लीजिए कोई ऐसा मामला दर्ज होता है जहां पर अपराध जिस हिसाब से है उस हिसाब से सजा हो सकती है 7 साल की कम से कम, तो ऐसी स्थिति में इस तरह के मामलों में जब जांच होगी तो फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी। फॉरेंसिक जांच में चाहे आवाज का मिलान करना हो, चाहे हैंडराइटिंग का मिलान करना हो, चाहे वीडियो से के माध्यम से, चाहे तो जो बाल हैं, नाखून हैं, इनके माध्यम से वैज्ञानिक तरीकों से जब जांच करना हो तो इसे हम फॉरेंसिक जांच के रूप में कह सकते हैं। अब इसी में क्या बात कही गई है, यह बात बताई गई है कि जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है उसको भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन राज्यों में फॉरेंसिक सुविधाओं की कमी है उन्हें अन्य राज्यों में मौजूद सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए भी इसमें प्रावधान है, अन्य राज्यों से सहयोग ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होगी। इसमें यह बात ही स्पष्ट कर दिया है जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं उसके लिए। उसमें अब जो नमूना संग्रह की बात कही गई है वो भी देख लीजिए। सीआरपीसी के नमूना हस्ताक्षरों या लिखावट आदेशों से आगे बढ़कर उन व्यक्तियों से भी जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, पहले था जो गिरफ्तार हुए हैं, जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं वहां पर भी उंगली के निशान, आवाज के नमूने एकत्र करने की शक्ति प्राप्त होती है। मतलब कि जांच जब होगी तो ज्यादा लोगों की जब जांच होगी तो संभावना रहेगी कि ज्यादा बेहतर तरीके से उस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। समय सीमा की बात करें, जैसे मान लीजिए कि बलात्कार पीड़ित है कोई, तो उस मामले में 7 दिन के भीतर मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और 30 दिन के भीतर निर्णय आ जाएगा। किसी मामले में 45 दिन तक इसे बढ़ाया जा सकता है और जो भी पीड़िता है 90 दिन के अंदर उसको पूरा अपडेट उसे दिया जाएगा। ये बातें इसमें जोड़ी गई हैं। अगला तीसरा जो क्रिमिनल लॉ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी, यह भी शीतकालीन सत्र में आया, तीनों एक एक करके आए थे।
अब इस साक्ष्य अधिनियम में जो साक्ष्य से जुड़ी जानकारी है वो सामने आएंगी कि साक्ष्य, जो प्राथमिक साक्ष्य किसे माना जाएगा, फिर द्वितीयक साक्ष्य किसे माना जाएगा, जो प्रमुख साक्ष्य है वो कौन सा है, उसके बाद कौन से हैं, कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, या किस प्रकार के साक्ष्यों का मुख्य साक्ष्य मान लिया गया है, ये सारी बातें इसमें देखने को मिलेंगी। पहले इस कानून को समझ लेते हैं। जो है अधिनियम है 2023 में 170 धाराएं हैं, 24 को इसमें से संशोधित किया गया है, 2 को इसमें जोड़ा गया है, और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था उसमें 167 धाराओं में से 6 को निरस्त कर दिया गया है, बाकी सबको ले लिया गया है इसमें। अब यहाँ पे मुख्य बातें क्या है, मुख्य बातें ये हैं कि दस्तावेजी या लिखित साक्ष्य की बात की जाए तो उसकी परिभाषा, लिखित साक्ष्यों की परिभाषा को लेकर विस्तार क्या है कि मान लीजिए पारंपरिक लेखन है, वह साक्ष्य के रूप में शामिल किया जाएगा, मानचित्र है या कैरिकेचर है। अब आप पूछेंगे कैरिकेचर क्या होता है, एक नया वर्ड सामने आ रहा है। कैरिकेचर होता यह है कि मान लीजिए कोई व्यंग के लिए कोई चित्र बनाता है, आपने देखा होगा ऐसे चित्र बनाए जाते हैं, ऐसे आर्टिस्ट लोग ऐसे फोटो बनाते हैं, ऐसे चित्र बनाते हैं, मतलब जिसमें बॉडी छोटी होती है और बॉडी के ऊपर सर बड़ा होता है, तो इसको किस में काम शामिल करते हैं, कैरिकेचर में। तो यह भी अब साक्ष्य के रूप में शामिल किया जा सकेगा। के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को शामिल करने के लिए दस्तावेजों की परिभाषा को व्यापक बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को शामिल करने के लिए यहां पर परिभाषा में विस्तार दिया गया है। अब इसके बाद प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य को लेकर के एक एक करके समझते हैं। पहले प्राथमिक को, प्राथमिक साक्ष्य अपनी स्थिति बरकरार रखता है, जिसमें क्या क्या रहेगा, मूल दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल है। इसके बाद आगे देखिए, अब यहां पे योग्य व्यक्ति की गवाही के साथ, ये द्वितीयक साक्ष्य के लिए कोई योग्य व्यक्ति है जो सबसे महत्वपूर्ण गवाह के रूप में हो सकता है, मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति को अब द्वितीयक साक्ष्य माना जाएगा। किसकी स्वीकारोक्ति, जैसे मान लीजिए जिसके ऊपर अपराध लगा है वह मौखिक रूप से अगर स्वीकार कर लेता है, मौखिक रूप से अगर करता है और उसकी बात को अगर रिकॉर्ड कर लिया जाता है या तो लिखित रूप में स्वीकार कर लेता है, तो उसे भी यहां पर साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा अब मौखिक साक्ष्य में देखिए, मौखिक साक्ष्य को जैसे मैंने आपको बताया था रिकॉर्ड भी माना जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रावधान की अनुमति मिलती है, जैसे मान लीजिए गवाह है या आरोपी व्यक्ति है या कोई पीड़ित है, वह कोई अपनी बात जब कहता है तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर गवाही में सहायता मिलती है, जैसे उस बात को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो उसे शामिल किया जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता रहेगी, यह बात भी स्पष्ट कर दी गई है, क्योंकि यहां पर उसकी सहायता ली जा रही है तो उसकी स्वीकार्यता भी जरूरी है, जिसमें यह बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, को कागजी रिकॉर्ड के बराबर कानूनी दर्जा दिया जाएगा। ये आज के युग में इसकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज आप देखिए जो साइबर क्राइम है, उस साइबर क्राइम में सारा का सारा रिकॉर्ड किस प्रकार का है, डिजिटल फॉर्म में है, तो उसे भी उतनी ही मान्यता देनी जरूरी थी। अब इसी में देखिए सेमीकंडक्टर मेमोरी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईमेल, सर्वर लॉग्स, स्थान संबंधी साक्ष्य और ध्वनि मेल में संग्रहित सूचनाएं, ये सब प्रस्तुत सब किसमें है, साक्ष्य में के रूप में इसकी स्वीकार्यता हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए इसकी स्वीकार्यता हो गई है। अब संयुक्त परीक्षण के लिए संशोधित स्पष्टीकरण, ये एक नई बात है, इसको समझिएगा। मान लीजिए संयुक्त परीक्षण में ऐसे मामले शामिल है जिसमें एक आरोपी पक्ष उपस्थित नहीं है। अब कोई आरोपी पक्ष अगर उपस्थित नहीं तो क्या होगा, उसके लिए मान लीजिए कि गिरफ्तारी वारंट आ गया और उस गिरफ्तारी वारंट का प्रत्युत्तर उसने नहीं दिया, तो जिन्हें अब संयुक्त परीक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यानी कि कई लोग थे किसी मामले में, एक व्यक्ति जो था उसमें से वह उपस्थित नहीं था और उसके लिए क्या हुआ, गिरफ्तारी वारंट आया, उसका उसने प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो यह मामला किस तरह से सामने आएगा, यह मामला जाना जाएगा संयुक्त परीक्षण के रूप में। यह बात स्पष्ट रहेगी। अब यहां पर जो विभिन्न बदलाव कौन कौन से हैं इस कानून में वो भी देख लीजिए। दस्तावेज की सटीक परिभाषा यहां पे स्पष्ट हो गई है, साफ साफ कह दिया है इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड इसमें शामिल है, जिस पर हमने अभी हाल ही में चर्चा की थी, और ये सारी की सारी चर्चाएं हमने की थी कि इन्हें शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा प्राथमिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में स्पष्टता यह भी क्लियर कर दी गई है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है या जिसने साइबर क्राइम किया है, उसने प्राथमिक रूप से जहां पर वह साक्ष्य डिजिटल फॉर्म में मान लीजिए कहीं पे बना था, सबसे पहला प्राथमिक साक्ष्य है जहां पे शुरुआत उसकी देखने को मिलते हैं, लेकिन वह कहीं फॉरवर्ड कर दिया गया था डेटा, जो प्राथमिक रूप से जहां पर मौजूद था वहां से डिलीट कर दिया गया, लेकिन अब वहीं ट्रांसफर होकर डेटा कहीं और मिल रहा है, दूसरी जगह पर प्राप्त हो रहा है। तो दूसरी जगह पर भी जो डेटा प्राप्त हो रहा है उसको भी प्राथमिक साक्ष्य के बराबर ही वैल्यू दी जाएगी, यह बात भी इसमें इसी कानून में स्पष्ट कर दी गई है।
जितनी भी हमने बातें की अभी तक, जितने कानूनों की बातें की, मुख्य रूप से एक नज़र में हमने इसे देखने का प्रयास किया है जो कि पिछले साल के शीतकालीन सत्र की हैं। जितना भी साल भर का रिवीजन है इसी तरह से बहुत कम समय में करने का प्रयास किया जाएगा विभिन्न वीडियो के माध्यम से। तो एक एक करके हर दिन हर वीडियो को देखते रहें, 2 बजे वीडियो आएंगे और परीक्षा तक इस तरह से हम आपसे जुड़े रहेंगे। एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज भी सब्जेक्ट वाइज शुरू हो चुकी है, हर रात 9 बजे इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, तो उसे भी देखना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।